हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण से f बराबर r/2 सिद्ध करेंगे, यानी अवतल दर्पण से f बराबर r/2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे m है और यहाँ पे m डैश है। ये एक आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका अंदर से कलर किया हुआ रहता है, बिल्कुल इसका धसा हुआ भाग आपका कलर किया हुआ रहेगा। इसका धसा हुआ भाग इस तरीके से आपका कलर किया हुआ रहेगा, बिल्कुल यहाँ पे कलर कर दे रहा है आपको, ये कलर क्या हो रहेगा। ये आपका उत्तल दर्पण है। माना mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें PC मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए PC जो है ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर AB यहाँ पे बिंदु B है, ये देखिए बिंदु B है। तो AB क्या है, एक आपतित किरण है, बिल्कुल आपतित किरण है, और जो परावर्तन के बाद यानी इस तरीके से टकरा गई, परावर्तन के बाद F से मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी ये तो टकरा करके लौट करके जा रहा है, इसको हम लोग खींच करके ज़बरदस्ती क्या करते हैं, F पर हम लोग बोलते हैं कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी ये मिल रहा है ऐसा आभास हो रहा है। ये जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से BN, देखिए ये B है, ये पॉइंट B है यहाँ पे, और ये N है, ये जो रेखा है ये BN क्या है, दर्पण सतह पर अविलंब है, जिसको हम लोग खींच करके यहाँ C तक पहुँचाए हैं। बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परावर्तन के नियम से पहला प्रूफ का पहला जो एविडेंस है, ये हम लोग क्या देंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ध्यान से देखिए कैसे, ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, हम लोग अवतल दर्पण में भी ये बात लिखे हैं कि कोई किरण आता है इस तरीके से टकरा करके चले जाता है। अगर हम यहाँ पे अविलंब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो ये एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है, इसको हम लोग एंगल I बोलते हैं, इसको एंगल R बोलते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम बोलता है। यानी इसी एंगल I को हम लोग एंगल 1 दिखाया है, इसी एंगल R को एंगल 2 दिखाया है यहाँ पे। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये परावर्तन के नियम के अनुसार। तो परावर्तन के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यहाँ से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि परावर्तन के नियम से, लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से यहाँ पे लिख दिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया, इसी बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर है। अब बोलिएगा कैसे बराबर है, यदि दो रेखाएं, दो प्रतिच्छेद रेखाएं यहाँ पे है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये सम्मुख कोण बनेगा। ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से किया है और ये इस तरीके से किया है, ये दो रेखाएं, ये जो रेखा इस तरीके से आ रहा है इधर, और ये रेखा इस तरीके से जा रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3। कैसे, ये सम्मुख कोण, कौन सा है ये, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। बिल्कुल सर, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया है तो हम लोग समीकरण का नाम दे देते हैं, इसको समीकरण में लिख देते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। यानी एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में बराबर होगा। यानी एंगल 2 बराबर एंगल 3। हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और इसको भी हम लोग समीकरण दे देंगे, इसको भी हम लोग समीकरण दे देंगे, इसको समीकरण 3 कर देंगे। अब देखिए समीकरण 3 से क्या हो गया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। बिल्कुल सर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया। अब लेकिन एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में
बराबर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कैसे हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ किए हैं। उसी तरीके से अवतल दर्पण को हम लोग ये उसमें हम लोग क्या प्रूफ किए थे, उसमें हम लोग बोले थे अंत एकांतर कोण, इसमें हम लोग बोलेंगे संगत कोण। कैसे देखिए, दोनों दो पैरेलल लाइन है यानी समांतर किरणें हैं। ये अगर एक रेखा इस तरीके से तिरछी रेखा प्रतिच्छेद रेखा जाएगी तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, यानी ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण होते हैं। यही इसी तरीके से अगर हम लोग वाइट कलर से ले लेते हैं, वाइट कलर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में फिर अंत एकांतर कोण होते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही तरफ जो है ये संगत कोण है। यानी देखिएगा एंगल 2 है और एंगल 4 है, ये दोनों संगत कोण हैं। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस प्रूफ में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग बोलेंगे कि चूँकि एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये हो जाएगा आपका संगत कोण। किससे? संगत कोण, संगत कोण, बिल्कुल सर संगत कोण। और ये आपका कौन सा समीकरण हो गया? ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 से बोल सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से कह सकते हैं, 4 से कह सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब यहाँ पे हम लोग का प्रूफ का लगभग 90% काम कंप्लीट हो गया। कैसे कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और ये त्रिभुज BCF बन रहा है। यानी हम लोग दूसरे पेज पर चलते हैं कि चूँकि समीकरण 4 से त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? आपको अवतल दर्पण में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अवतल दर्पण में आपको बताए थे कि जब त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, ये कोण मान लेते हैं B है और ये कोण C है मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इस वाले कोण का सम्मुख भुजा ये है और इस वाले कोण का सम्मुख भुजा ये है, ये लोग भी आपस में बराबर होगा। तो जब त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो या त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो दो भुजा बराबर होता है, और जब दो भुजा बराबर होता है तो फिर वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे दो भुजा कोण आपस में बराबर है, तो एंगल 3 का जो सम्मुख भुजा है ये है आपका CF और एंगल 4 का जो सम्मुख भुजा है ये आपका BF। तो CF बराबर BF हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CF बराबर BF। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। बिल्कुल सर। CF बराबर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, CF बराबर BF हो गया। बिल्कुल आपका ये समीकरण नंबर 5 हो गया। आप ध्यान से देखने पर एक बात ये पता चलता है कि हम लोग अवतल दर्पण में फिर एक बात नोट डाउन करने वाली है कि अवतल दर्पण में बताए थे आपको कि ये जो दर्पण का ये B बिंदु है ये P के काफ़ी निकट होता है, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक होता है, यानी दर्पण देखिएगा आपका कि हल्का सा कर्व होता है, यानी दर्पण का जो द्वारक ये बहुत ही छोटा होता है। ये B बिंदु यहाँ पे नहीं होकर कि P के आसपास में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखना होगा कि दर्पण का, चूंकि दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है, इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु क्या है? B। बिंदु P के काफी निकट है। काफी निकट है। हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि PF, तब फिर क्या हो जाएगा? PF बराबर BF हो जाएगा। बिल्कुल। और इसको समीकरण 6 कर दीजिए।
अब देखिए ये जो बी बिंदु है ये पी के करीब आ गया है, तो हम बी के पास क्या करने के लिए जाएंगे, हम ये यहाँ से ये बी के पास नहीं जाएंगे, हम पी के पास आ जाएंगे। यानी बी एफ जो है ये पी एफ के बराबर आ गया। तो अब यहाँ से ये जो बी एफ, ये जो पी एफ है और ये जो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो बी एफ है ये आपस में बराबर है। हम लोग वही बात लिखें कि पी एफ बराबर बी एफ, ये समीकरण 6 है। अब देखिए सी एफ बी एफ के बराबर है, पी एफ भी बी एफ के बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों भी आपस में, ये वाला और ये वाला पोर्शन भी आपस में बराबर कर दीजिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से लिख देंगे कि समीकरण कितना 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, बिल्कुल 6 से, तो हम लोग लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ से हम लोग का सी एफ बराबर पी एफ क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है, ये जो सी एफ है ये सी एफ अभी हम लोग रहने देते हैं। ये जो बी बिंदु, ये सॉरी बिंदु सी और बिंदु पी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। बिंदु पी से बिंदु सी के बीच की दूरी को दर्पण का क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और इसी तरीके से बिंदु पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। बिंदु पी से एफ की दूरी को स्मॉल एफ और बिंदु पी से सी की बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या, ये आपका फोकस दूरी यानी फोकसांतर कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो सी एफ के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सी एफ के लिए कोई मतलब विशेष पद नहीं है, विशेष टर्म नहीं है। तो हम लोग सी एफ को कैसे लिखेंगे कि देखिए यहाँ से ये जो बिंदु पी से सी ये पी सी है, यहाँ से यहाँ तक पी सी में अगर पी एफ घटा देंगे तो सी एफ ही मिलेगा। ये देखिए यहाँ से ये बिंदु पी है और ये सी है, बिल्कुल सर, और ये आपका एफ है। ये टोटल पीसी से अगर ये जो पीएफ हम लोग घटा देंगे, ये घटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा एफ सी, बचेगा सी एफ यानी एफ सी बचेगा। तो हम लोग बोलेंगे पी से सी में पीसी में पीएफ घटा देंगे, पीएफ घटा देंगे तो बचेगा क्या, सी एफ, बचेगा क्या, सी एफ। तो सी एफ के लिए पी सी माइनस पी एफ लिख सकते हैं और ये पी एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी सी क्या है आपका, देखिए पी से सी का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो पी सी के लिए कैपिटल आर लिखिए और ये पी एफ के लिए क्या लिखिए, पी एफ, यहाँ से पी एफ के लिए स्मॉल एफ लिखिए, बिल्कुल स्मॉल एफ लिखिए और ये पी एफ के लिए भी स्मॉल एफ। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है r माइनस एफ है, तो हम लोग r को अकेले छोड़ देते हैं और f को उधर लेके चले जाते हैं। तो f प्लस एफ हो जाएगा, बिल्कुल r बराबर क्या हो जाएगा 2f। अगर आपको r बराबर 2f सिद्ध करने बोला था तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया कंप्लीट। अगर आपको f बराबर करने बोला था तो r के तरफ 2 को लेके आ जाइए तो f अकेले हो जाएगा। तो f बराबर r/2 आपका, ये आपका प्रूफ हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड, यह आपका प्रूव्ड हो गया। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, थोड़ा सा मतलब लेंदी था लेकिन बहुत ही इजी है। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।